गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और बेटा हम 9th क्लास के अंदर हैं आज, और 9th क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशंस का, उसमें आज का टॉपिक है केप्लर्स लॉ। कभी कभी हम इसको ऐसा भी बोलते हैं K1, K2, K3, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है K1, K2, K3। दैट मीन्स केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स सेकेंड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ। आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आज जब केप्लर्स लॉ हमारे ओवर होंगे, उसके साथ साथ है ना केप्लर्स लॉ के दूसरे नाम भी क्लियर होंगे। लाइक गाइज, केप्लर्स फर्स्ट लॉ, अभी तो सिर्फ ऐसा बोला जा रहा है केप्लर फर्स्ट लॉ। थोड़ी देर में जब हम आपको ये समझा देंगे तो पता चलेगा कि केप्लर फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या है। फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1 मार्क्स में, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केप्लर फर्स्ट लॉ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केप्लर सेकेंड लॉ, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ केप्लर थर्ड लॉ। तो ध्यान रखना, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो केप्लर्स फर्स्ट लॉ, छोटी क्लासेस में आपने जो सोलर सिस्टम पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। केप्लर ने कहा ईच एंड एवरी प्लेनेट revolves around the sun within a definite path and those paths are called as a orbit। दोबारा से सुनो, केप्लर ने कहा कि सन के चारों तरफ एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स विद इन ए डेफिनिट पाथ, एक डेफिनिट पाथ के ऊपर सारे प्लेनेट रिवॉल्व्स करेंगे, एंड दोज पाथ आर कॉल्ड एज ऑर्बिट। हैंस द केप्लर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो बच्चा केप्लर्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम निकल करके आ गया, तो केप्लर फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम आ गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। समटाइम वी आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ पाथ। तो बच्चा केप्लर्स फर्स्ट लॉ के 3 नाम हो गए, एक खुद केप्लर फर्स्ट लॉ है, दूसरा केप्लर फर्स्ट लॉ का नाम हो गया लॉ ऑफ ऑर्बिट, तीसरा नाम हो गया लॉ ऑफ पाथ। तो आई होप केप्लर फर्स्ट लॉ आपको समझ आ गया। अब केप्लर सेकेंड लॉ समझने से पहले आप देखिएगा, केप्लर सेकेंड लॉ के लिए एक बात की गई कि सपोज दिस इज द सन, ए पॉइंट पर हमारा प्लेनेट था। ध्यान से देखो बच्चा, ए पॉइंट पर प्लेनेट था और एक डेफिनेट टाइम में, सपोज हमने ऐसा कह दिया कि 10 मिनट के अंदर, सपोज 10 मिनट में प्लेनेट ए से बी पर पहुंचा है। इट मीन्स प्लेनेट ने कोई एरिया कवर कर लिया, फिर रेंडमली मूव करते करते प्लेनेट सी पर था और प्लेनेट सी से डी पर पहुंच गया। तो जब ए से बी पर पहुंचा है तो हमने 10 मिनट्स यूज़ किए, सी से डी तक जाने में भी प्लेनेट को 10 मिनट यूज हो रहे हैं। तो केप्लर कह रहे हैं कि जितना एरिया इधर आया था 10 मिनट्स में, ये एरिया भी इस एरिया के बराबर होगा। और अगर एरिया एग्जैक्टली इक्वल है तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो फिर केप्लर ने कहा कि ऑब्वियसली हमारा प्लेनेट ए से बी जिस वेलोसिटी से या जिस स्पीड से चल रहा था, ऑब्वियसली सी से डी भी उसी स्पीड से चला होगा या उसी वेलोसिटी से चला होगा। इसीलिए हम इस सेकंड लॉ में ऐसे बोल देते हैं, एरिया वेलोसिटी रिमेन सेम। एरिया वेलोसिटी रिमेन सेम का मतलब द वेलोसिटी विद विच द डेफिनेट एरिया आर कवर्ड। समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड एज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मीन्स द वेलोसिटी विद विच द एरिया आर कवर्ड बाय द प्लेनेट विद इन द डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि एरियल वेलोसिटी आर रिमेन सेम, वो बराबर है। तो 2 आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड्स पे अगर काम करें तो हमारे पास है केप्लर्स थर्ड लॉ। तो बच्चा केप्लर्स थर्ड लॉ में आप समझने से पहले एक चीज़ देखिएगा, सपोज दिस इज द ऑर्बिट जिसके अंदर आपका प्लेनेट रिवॉल्व्स कर रहा है, एंड दिस इज द आर, ये सारी आर है, रेडियस है इसकी। तो कह रहे हैं और टी बी द टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अबाउट देयर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का नाम हो गया सन, अबाउट द सन विद इन द डेफिनेट ऑर्बिट। डेफिनेट ऑर्बिट में प्लेनेट सन के चारों तरफ जो एक राउंड पूरा करेंगे उस टाइम को टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये ना एक प्री कैलकुलेटेड है कि टी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड टेकन बाय द प्लेनेट इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। उसके ऑर्बिटल पाथ की जो रेडियस है उस रेडियस के क्यूब के बराबर है उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। दिस इज कॉल्ड एज केप्लर्स थर्ड लॉ। ये हमारे पास केप्लर्स थर्ड लॉ है। तो गाइज अभी देखो, केप्लर्स फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया। केप्लर सेकेंड लॉ लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी।
तीसरा है थर्ड लॉ ऑफ केपलर, और थर्ड लॉ ऑफ केपलर का एक दूसरा नाम भी हमारे पास, एंड दैट इज कॉल्ड एज ए लॉ ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि इन्होंने बोला है स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया, केपलर थर्ड लॉ, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों केपलर्स लॉ समझ आ गए होंगे। अब गाइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं हम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर इस पे क्वेश्चन पक्का मिलता है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स, तीनों में से कोई भी चॉइस आए। गाइज अकॉर्डिंग टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये देखेगा सपोज ये मार्कर है, ये ऐसे नीचे की तरफ आया है, फिर दोबारा से नोटिस करो ये मार्कर है, यहाँ से छोड़ा और ये नीचे आ रहा है। तो कह रहे बच्चा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली द एक्सीलरेशन विद विच द बॉडी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। जिस एक्सीलरेशन से कोई बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ आती है उसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। फिर देखो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा डायग्राम दिख रहा है, बट वैसा नहीं है। यहाँ पर एक बॉडी कैपिटल एम है, सपोज कैपिटल एम बी द मास ऑफ द अर्थ, और ये कोई दूसरी बॉडी है। गाइज ये डायग्राम ज़्यादा बेटर ऐसा होता अगर हम इस डायग्राम को इस तरह से भी दिखा पाते, तो दैट इज़ ये कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r, एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ द बॉडी विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बॉडी के सरफेस पे है। तो अब ऐसी सिचुएशन में देयर आर द टू बॉडीज, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r एंड बोथ ऑफ दीज हैव द मास। तो आप लोगों को पता होगा कैपिटल F जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो किसके बराबर है, Gmm/r²। सबको पता है Gmm/r², यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट मास सेकंड मास अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद हमारे पास आता है F इज इक्वल टू mg, ये एक अलग है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ये F इज इक्वल टू ma, बट जब भी बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगी तो एक्सेलरेशन a ना रह करके किस में बदल जाएगा, g में बदल जाएगा। तो F इज इक्वल टू mg और F इज इक्वल टू दिस। नीचे लिखा गया है कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो बेटा लेफ्ट साइड बराबर होगी F और F, तो राइट साइड भी बराबर होगी। राइट साइड बराबर की तो देखो इधर से राइट साइड mg, इधर से राइट साइड Gmm/r²। स्मॉल m इधर था, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो G इज इक्वल टू Gm/r²। बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, आप हमेशा याद रखें +2 तक। कंपेयर करने के बाद अगर दोनों इक्वेशंस में से कोई एक फैक्टर कॉमन होकर के कटता है ना, तो इसका मतलब जो फॉर्मूला आया लाइक स्मॉल g, तो जो चीज़ निकलेगी वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, एक बार दोबारा से सुनो। अगर कंपेयर करने के बाद, देखना कहाँ लेके जाऊंगा मैं आप लोगों को, अगर कंपेयर करने के बाद अगर कोई फैक्टर दोनों तरफ से कैंसल हो जाता है तो इसका मतलब फाइनल फॉर्मूला उस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स स्मॉल g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब बेटा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पर डिपेंड नहीं करती, एटलीस्ट मास ऑफ द बॉडी पे, क्योंकि स्मॉल m कैंसिल हुआ है तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी, और कैपिटल M पे तो डिपेंड करती है, तो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्वेश्चन हम देते भी हैं, आप सुन भी लीजिएगा कि अगर छत के ऊपर से एक स्टोन, एक कागज़ और एक कॉटन, 3 चीज़ें अगर एक साथ ड्रॉप करें तो नीचे कौन पहले पहुंचेगी, तो हमारा दिमाग ये कहता है कि स्टोन पहले आएगा क्योंकि वो हैवी है। तो गाइज अभी बोला जा रहा है बेटा ध्यान रखो, स्टोन, पेपर और कॉटन, तीनों चीज़ों को एक साथ ड्रॉप करें तो तीनों एक साथ नीचे आएगी, क्योंकि उन तीनों का मास स्मॉल m था जो कि कट गया। इसका मतलब फॉर्मूला कभी भी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये बातें ऐसी है जो कभी ना जचने वाली है, बट रूल कह रहा है कि मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसका मतलब नहीं करेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब उधर बोला गया है स्मॉल g इज कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है एंड दैट हैव द वैल्यू, इसकी वैल्यू SI सिस्टम में तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, और CGS सिस्टम में ये 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अगर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें अगर हम आपको जस्टिफाई करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रूव कर दो जी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, मतलब प्रूव कर दो। तो बच्चा देखो आपको बताया गया था जी इज इक्वल टू Gm/r², अभी निकाला है। जी की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और
साथ में m ये kg में आ गया और नीचे r स्क्वायर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 1 kg से kg स्क्वायर कट गया तो 1 kg नीचे बच गया, यानी कि g इज इक्वल टू न्यूटन बाई kg। कभी कभी हम फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि g इज इक्वल टू ब्लैंक अपॉन kg, तो बेटा ब्लैंक में न्यूटन भरना है और कुछ नहीं भरना, न्यूटन बाई kg आ गया। अब न्यूटन सोचो किसकी यूनिट है, फोर्स की, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू ए। तो m तो हो गया किलोग्राम में और a हो गया एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 1 kg ये रहा, तो फिर kg से kg कैंसिल, तो क्या बच गई g की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हमने भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा रखी थी, इसका मतलब इसकी यूनिट रियल में मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। अब कह रहे हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी के क्या क्या वेरिएशन है, कैसे कैसे बदलेगा। तो वैसे तो 4 वेरिएशन है, बट गाइज आज की वीडियो में 3 वेरिएशन कवर करेंगे हम। पहला है विद द हाइट, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि हाइट पर जी की वैल्यू जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर होता है। इसका मतलब जी एच की वैल्यू लेस देन जी आएगी। इसका मतलब बेटा जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू कम होती हुई जाएगी, घटेगी। इसीलिए क्वेश्चन पता है क्या आता है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिली एरियाज़ पर अगर आप एक बॉल को बाउंस करवाते हैं तो वो पहाड़ों के ऊपर बॉल ज़्यादा उछलेगी या कम। तो अगर ग्राउंड में एक बॉल को ऐसे हुए बाउंस करवाते हैं रीबाउंड, तो वो जितनी भी हाइट पे उछलती है, पहाड़ों पर जाकर के वो नॉर्मल से ज़्यादा उछलेगी। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू वहाँ पर कम हो जाती है। सेकंड हमारे पास आ रहा है विद डेप्थ, गहराई के साथ। तो डेप्थ में हमारे पास फॉर्मूला लगेगा जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। इसका मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ में जाएंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वहाँ पर भी डिक्रीज होती हुई जाएगी। अब कह रहे गाइज आप सेंटर पे पहुंच जाओ, दैट मीन्स इमेजिन करो कि अर्थ अगर इतना बड़ा गोला है और आप अर्थ के बीच में से छेद करते करते बिल्कुल अर्थ के सेंटर पे चले गए, तो लोग कहते हैं कि एट द सेंटर ऑफ अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी पूछते हैं कि हाउ यू जस्टिफाई दैट द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू 0 है, आप प्रूव कर दो। तो 1 ही मिनट लगती है। आप कहानियां ना लिखें प्लीज, आप लिखेंगे बिकॉज वी नो दैट जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। लेकिन जब सेंटर पर चले गए तो गाइज अगर अर्थ आपकी इस तरह से है और यहाँ आप अगर पहुँच गए तो यही तो डेप्थ है और यही इस सर्कल की क्या है, रेडियस। तो आपके पास फॉर्मूला क्या लगेगा, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। तो 1 माइनस डी बाई आर लगेगी तो डेप्थ ही किसके बराबर हो गई, रेडियस के। तो जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई डी, और डी बाई डी कैंसिल 1 और 1 minus 1 0 and 0 multiplied by g 0, hence gd is equal to 0. Hence we can say that there are the 4 factors on which the value of g is depend, but out of these 4 we discussed today on the 3 steps. First with height, तो जवाब आएगा with height acceleration due to gravity decrease their value, with depth also decrease their value, but at the center of earth the value of acceleration due to gravity is 0, g is 0. तो गाइज ये आपके सामने है, इसका प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट।